हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब यहाँ पर मैं एक प्रश्नोत्तरी शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज शुरू कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैक्सिमम तो मैं वो क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि एक ट्रेंड देखने को मिला है कि अधीनस्थ बोर्ड कई बार उन्हीं प्रश्नों को रिपीट करता है, उन्हीं प्रश्नों के आसपास काफ़ी प्रश्न पूछते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रश्न पूछे गए उनको भी हम कवर कर ले और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी हम कवर कर ले। जो थ्योरीज हमने पढ़ी है, जो भी हमने सारा पढ़ लिया है थ्योरीज, उसमें हो सकता है कई बार प्रश्न सीधे सीधे तौर पर नहीं बनते, प्रश्न कई बार घुमाकर बन जाते हैं और थ्योरी में वो कई बार घुमाकर सारी चीज़ें पढ़ा पाना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, तो उन प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से उनको भी कंप्लीट कर देंगे ताकि कुछ भी नहीं छूटेगा, साथ में आपकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम करने वाले हैं और पहला टॉपिक हम ले रहे हैं राज्यपाल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सवाल आपके सामने है। पहला सवाल लिखा है, राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है। हालांकि हम ये सारा का सारा थ्योरी में पढ़ चुके हैं, मैक्सिमम आपको ऐसा लगेगा कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर आ रहा है, देखो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वास्तविक कार्यपालिका, राज्यों में राज्यपाल की स्थिति क्या है। अब सिंपल सा सवाल है, ये आप सभी को आना चाहिए क्योंकि ये तो हम थ्योरी में पढ़ भी चुके हैं। क्या वो वास्तविक कार्यपालिका होता है, संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का पदाधिकारी, सबसे शक्तिशाली। चार ऑप्शन जब आपके सामने आता है तो आपको ये करना चाहिए कि कट कर दीजिए। ठीक है, रिमूव कर दीजिए ऑप्शन को। सबसे शक्तिशाली होता है कि नहीं, संविधान में तो राज्यपाल को सबसे शक्तिशाली नहीं बनाया गया। सबसे शक्तिशाली तो अगर हम कहें तो वास्तव में सबसे शक्तिशाली तो न तो मुख्यमंत्री को कहेंगे न प्रधानमंत्री को कहेंगे, पद के रूप में लेकिन सबसे शक्तिशाली अगर पूछे तो वास्तव में सबसे शक्तिशाली कौन होगा। क्या जवाब होगा आपका? तो इसका जवाब होना चाहिए भारत का संविधान। भारत के संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे शक्तिशाली तो वो है, राज्यपाल तो नहीं होगा। यहां पर हम कहेंगे राज्यपाल तो नहीं होगा। क्या मुख्यमंत्री होगा? नहीं, लोकतंत्र में कोई भी सबसे शक्तिशाली नहीं है, हमने सबसे शक्तिशाली बना रखा है संविधान को। क्लियर है? क्या वो वास्तविक कार्यपालिका है? ये भी नहीं है। ठीक है, तो वास्तविक कार्यपालिका भी नहीं हुआ, सबसे शक्तिशाली नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं जहां से आपको डाउट हो सकता है। क्या वो संवैधानिक प्रमुख है, नाम मात्र का पदाधिकारी। हमने ये भी पढ़ा कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये भी सही है। हमने ये भी पढ़ा कि वो नाम मात्र का होता है, वास्तविक कार्यपालिका तो मुख्यमंत्री होता है। लेकिन अब इन दो में से चुनना था, आप क्या चुने? क्या वो नाम मात्र का पदाधिकारी होता है? क्या राज्यपाल वास्तव में नाम मात्र का पदाधिकारी होता है? तो नहीं, संविधान में इस तरह की शब्दावली का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, पहली बात। दूसरा, राष्ट्रपति के बारे में हम ऐसा जरूर कह सकते हैं कि वो नाम मात्र का, उसके पास ज्यादा पावर्स नहीं दे रखा, लेकिन ध्यान देना राज्यपाल के पास बहुत सारी स्व विवेकीय शक्तियां होती है, उसकी शक्तियां कई ज्यादा होती है। राष्ट्रपति की तुलना में उसको कई ज्यादा काम करने की स्वायत्ता दी जाती है, इसलिए उसको सिर्फ नाम मात्र का पदाधिकारी कहना भी सही नहीं है। लेकिन ये वर्ड तो उसके लिए जरूर यूज होता है, संवैधानिक प्रमुख। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक प्रमुख के तौर पर राज्यपाल को राज्य में नियुक्त किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यहां पर अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये आर्टिकल से संबंधित आ गया, एक या दो सवाल पॉलिटी में आर्टिकल से संबंधित भी आ सकता है, आपको पता होना चाहिए जो भी हमारे राजस्थान पॉलिटी से पूछा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? संविधान के अनुसार सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के नाम से जारी होती है। कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 157, 155, 164, 154। बिल्कुल, देखो यहाँ पर आपको 153 से लेकर 160 तक तो याद होना चाहिए कि इन आर्टिकल्स में क्या है। 159 तक तो होना ही चाहिए। 153 में लिखा हुआ प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि 7वें संविधान संशोधन के बाद इस व्यवस्था को चेंज किया गया, एक या अधिक राज्य में भी एक राज्यपाल हो सकता है। 154 में क्या है? 154 में यही बात लिखी हुई कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के नाम से जारी होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 154। 155 में क्या है? 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है, 156 में उसकी पदावधि के बारे में है, 157 में उसकी योग्यता के बारे में है, 158 में उसकी शर्तों के बारे में है, 159 में उसकी शपथ के बारे में है और 160 में लिखा हुआ है कि आकस्मिक कारण से राज्यपाल का पद रिक्त हो जाए तब क्या करेंगे। क्लियर हो गया? ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। 164 में क्या है? 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री उनकी नियुक्ति के बारे में लिखा हो कि उनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। ये सवाल आ गया। राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में ये परंपरा है, ध्यान देना, तो कोई कोई नियम नहीं है, ये परंपरा है। और मैंने ये टॉपिक पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि दो परंपराओं का पालन किया जाता है कि राष्ट्रपति मंत्रणा करता है, राष्ट्रपति सलाह करता है, मंत्रणा करता है, परामर्श करता है। किससे करता है? क्या वो मंत्रिमंडल से परामर्श करता है? आपको लग रहा हो ये तो बात तो सही है, वो तो मंत्रिमंडल से परामर्श करता है। क्या ये सही है? ध्यान देना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत कैसे हो जाएगा?
संघीय मंत्रिमंडल से, ध्यान देना, राष्ट्रपति कोई अपने विवेक से नहीं कर रहा है राज्यपाल को कि वो मंत्रणा करेगा अब मंत्रिमंडल से, नहीं, मंत्रिमंडल ने तो पहले ही डिसाइड कर लिया है कि किसको बनाना है, अब वो राष्ट्रपति को सलाह दिया, अब राष्ट्रपति को तो नियुक्त करना ही है, तो इनसे कोई मंत्रणा या परामर्श नहीं होता है। मंत्रिमंडल ने तो तय कर रखा है वही व्यक्ति बनता है, लेकिन एक परंपरा है कि बना तो देना है, अब इसी को बनाना है, लेकिन एक परामर्श कर लिया जाए, किससे? क्या राज्य में विरोधी दल के नेता? नहीं, विरोधी दल के नेता के आधार पर राज्यपाल नियुक्त नहीं होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, ये इसका बिल्कुल सही जवाब है कि राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए राष्ट्रपति को। ऐसी एक सामान्य परंपरा, मैंने 2 परंपरा बताई, आप बता सकते हैं दूसरी परंपरा कौन सी है? दूसरी परंपरा यह है कि वह उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए, राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं हो, निवासी नहीं हो, यह परंपरा भी सामान्यतः पालन की जा रही है। क्लियर है? तो ये 2 परंपरा, पहली परंपरा कौन सी है कि मुख्यमंत्री से परामर्श हो, दूसरी परंपरा है राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। सामान्यतः राज्यपाल को नियुक्त करते समय ये 2 परंपरा का पालन किया जाता है। किसके परामर्श पर राष्ट्रपति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति करता है, वो कभी भी अपने विवेक से राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करता है। अगला सवाल, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? ये सवाल मैंने आपको पढ़ाते समय बताया, ऐसा सवाल आ सकता है और आपको आंसर क्या करना है, क्या 7 वर्ष तक रहता है? ये भी गलत है, संसद के प्रसाद पर्यंत नहीं, संसद के प्रसाद पर्यंत तो नहीं रहता। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, 5 वर्ष तक या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। क्या सही आंसर होगा? सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत या 5 वर्ष तक? देखो, अगर ये नहीं होता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और इसकी जगह होता है 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो हम 5 वर्ष ही कर देते हैं, क्योंकि वो सामान्यतः 5 वर्ष ले रहता है, लेकिन ये कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, वो 5 वर्ष तक नहीं रहता है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक वो पद पर रहेगा। और राष्ट्रपति के चाहने का मतलब क्या, अब तक तो आप समझ गए होंगे, राष्ट्रपति का चाहने का मतलब है मंत्रिमंडल, संघीय मंत्रिमंडल जब तक चाहेगा तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। तो सही उत्तर 5 वर्ष, और इन दोनों में से अगर चूज करना है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत केवल 5 वर्ष नहीं लिखना। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, वो क्या होता? वो होता 5 वर्ष तक। क्लियर हो गया? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो अपने पद पर रहता है। हटाया कैसे जा सकता है? राज्यपाल को अगर हटाना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है? ध्यान देना, संविधान के किसी भी अनुच्छेद में राज्यपाल को हटाने की कोई भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। अगला सवाल देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। एक तो ये फैक्ट हो गया कि इसकी नियुक्ति का वारंट राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण करने से पूर्व किसके द्वारा पढ़कर सुनाया जाता है? ये कॉलेज व्याख्याता में सवाल पूछा गया। ये थोड़ा सा कठिन सवाल है जो नॉर्मली हम टॉपिक्स में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन यहां से आपका कवर हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता द्वारा? नहीं, ये नया सवाल है, मैं इसका आंसर बता देता हूं। संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये इनको शपथ दिलाते हैं, लेकिन ये वारंट ये पढ़कर नहीं सुनाते। राज्यपाल के सचिव द्वारा? इसका आंसर हो जाएगा राज्य के मुख्य सचिव के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने इसका जवाब पहले से जान लिया। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। कुछ फैक्ट्स लिख देते हैं। नियुक्ति आपको पता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है? किसके कहने पर, किसकी सलाह पर? राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर होगी? तो केंद्रीय मंत्री परिषद या केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखना ठीक रहेगा, या संघीय मंत्रिमंडल के कहने पर। क्लियर हो गया? शपथ कौन दिलाता है? अभी हमने देख लिया शपथ कौन दिलाएगा, तो शपथ का आंसर हो जाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के मुख्य न्यायाधीश। अब सवाल है कि अगर वो अपने पद पर नहीं हो, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है उसका पद खाली हो, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, इनके बाद जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो उनको शपथ दिलाते हैं। क्लियर हो गया? तो नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसकी सलाह पर करते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर। शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और इनकी अनुपस्थिति में, अगर ये अनुपस्थित हैं तो वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति ही दिला देंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? मुख्यमंत्री नहीं दिलाते हैं, राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, विधानसभा अध्यक्ष नहीं दिलाते हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? अब यहां पर ये सवाल आ गया, तो त्याग पत्र भी किसको दे देंगे? यहीं पर लिख देते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे।
क्लियर है? इनको वेतन कौन देता है? ये संघ के व्यक्ति हैं या राज्य के? इनको नियुक्ति भले राष्ट्रपति के द्वारा, संघीय मंत्रिमंडल, लेकिन ये अपनी सैलरी राज्य की संचित निधि से लेते हैं। तो लिख देते हैं राज्य की संचित निधि। ठीक है, एक बात और चाहे तो लिख सकते हैं, इनको पेंशन कौन देता है? यहां लिख देते हैं राज्यपाल को पेंशन। पेंशन कौन देगा? क्या पेंशन भी राज्य देगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं राज्यपाल तो अलग अलग राज्य में रह सकता है, फिर कौन सा राज्य उसको पेंशन देगा? तो ये केंद्र की संचित निधि से आता है। तो देखो हमने कितने सारे फैक्ट्स कवर कर लिए। केंद्र की संचित निधि से कितनी मिलती है पेंशन? जितनी उसकी सैलरी होगी उसका आधा मिलता है। उसकी मृत्यु के बाद क्या उसकी पत्नी को भी पेंशन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कितनी मिलेगी? जितनी राज्यपाल को पेंशन मिलती थी उससे आधी हो जाएगी। क्या फिर उनके बच्चों को भी पेंशन मिलेगी? नहीं, वहां तक जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 7 पीढ़ी तक पेंशन देते रहेंगे। उनको मिलती है और उनकी पत्नी को मिलती है, उसके बाद कोई भी पेंशन नहीं मिलती है। अच्छा, आपने कहा सैलरी, वेतन, वेतन कितना मिलता है? वेतन के बारे में अगले सवाल में हम डिस्कस करेंगे, आगे सवाल आने वाला है। तो यहां से वापस आ जाता है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देगा? प्रधानमंत्री को नहीं देता है, गृह मंत्री को नहीं देता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो उनको शपथ दिलाता है, त्याग पत्र उनको नहीं देता है। त्याग पत्र वापस देगा किसको? जिन्होंने उनकी नियुक्ति करी थी। कौन? राष्ट्रपति। क्लियर हो गया? अब हम आगे बात करते हैं। बड़ा सा लंबा चौड़ा सवाल है। नया प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल एक सामान्य नियमावली होती है ना, एक नियम है कि कौन कहाँ बैठेगा, किसको किस तरह से संबोधित करना है, कौन पहले नंबर पर आएगा, कौन सेकंड नंबर पर आएगा। तो एक प्रोटोकॉल, सामान्य नियमावली के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। पहले राजस्थान के राज्यपाल को महामहिम शब्द से प्रयुक्त किया जाता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया। अब इनको क्या कहा जाता है? ये सवाल पूछा जा रहा है। ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। ये इसका सही जवाब है। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। या इसमें लिखा हुआ पहले हिज या हर रॉयल हाइनेस, यानी अंग्रेजी में महाराजा धीराज या महारानी धीराज, ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑनरेबल यानी अति सम्मान्य नहीं होगा। हिज हर एक्सीलेंसी महामहिम, देखो पहले हिज एक्सीलेंसी, और राज्यपाल अगर कोई लेडी है तो हर एक्सीलेंसी ऐसा होता था, महामहिम कहा जाता है। ये अब क्योंकि अंग्रेजी परंपरा थी इसलिए इसको हटा दिया गया, अब माननीय राज्यपाल कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला सवाल, निम्न में से कौन से राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? मैंने आपको राज्यपाल की सारी लिस्ट बताई थी, कार्यभाग भी बताया था, और बाकी जो भी मुख्य तौर पर रहे उनके बारे में बताया। तो इनमें से कौन नहीं रहे? वीपी सिंह, बलीराम भगत बिल्कुल रहे, अंशुमान सिंह ये भी रहे, ओम प्रकाश मेहरा, ओपी मेहरा तो एक तरह से न्यायमूर्ति कार्यभाग के तौर पर तो रही है। वीपी सिंह बदनौर का नाम आपने अगर सुना हो तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री रहे काफी समय से। तो वीपी सिंह ये राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन कभी भी राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल नहीं रहे हैं? अब देखो इस तरह का ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, इस तरह का सवाल भी पूछा जा सकता है, कौन इनमें से राज्यपाल नहीं रहे? सवालों का अलग अलग लेवल होता है। कैसा लेवल? एक तो पूछा जाएगा भाई राजस्थान के राज्यपाल, सबसे सिंपल सवाल, राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन थे? सबको पता है पहले राज्यपाल कौन थे, है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। थोड़ा सा बीच के लेवल का सवाल आ गया जिसमें आपको कोई क्रम पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई आर्टिकल पूछा जा सकता है। कुछ बड़े कठिन सवाल आते हैं जो नॉर्मली कहीं पर भी टॉपिक में मिलते नहीं है, या फिर इतना कौन याद रखेगा इनमें से कौन सा कार्यकारी नहीं रहा, कौन सा कार्य, ये एक कठिन लेवल के सवालों में आ जाता है। ये सवाल ऐसे होते हैं जो कई बार मेरिट तय करते हैं। अगर हम इनको भी ढंग से कर लेते तो हम बाकी लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको जब थ्योरी में पढ़ाया था तो मैंने आपको सारे कार्यकारी राज्यपाल लिखवा दिए थे। अब आप सोचेंगे सर इतने कार्यकारी राज्यपाल हम कैसे नाम याद रखेंगे? नाम एक एक को रटने की जरूरत नहीं है। एक बार अच्छे से जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, जब आप निरीक्षण भी कई बार अच्छे से कर लेते हैं तो एग्जाम में जब ऑप्शन आता है तो याद रह जाता है ना। जब मैंने आपको बताया तो सबके आगे मैंने न्यायमूर्ति जगत नारायण, न्यायमूर्ति वेदपाल त्यागी, न्यायमूर्ति के.डी. शर्मा, ये सब पढ़ाया था मैंने। ध्यान देना अंशुमान सिंह भी जज रह चुके हैं, लेकिन ध्यान देना ये कार्यकारी राज्यपाल कभी भी नहीं रहे राजस्थान के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंशुमान सिंह सही आंसर हो जाएगा। अब यहां पर एक सवाल, कार्यकारी राज्यपाल किसको बनाया जाता है? कार्यकारी राज्यपाल क्यों बनाया जाता है? अगर आकस्मिक रिक्ति हो जाए, राज्यपाल का पद किसी कारण से अचानक से रिक्त हो जाए, क्या कारण हो सकता है? उसकी मृत्यु हो जाए, या अचानक से वो त्याग पत्र दे दे, या फिर क्या हो जाए वो बहुत गहरी बीमारी में चला जाए और वो अपना काम करने में सक्षम नहीं हो, तब क्या होगा? तब सामान्य नियम पहले ये था कि उस राज्य के हाई कोर्ट के जो भी मुख्य न्यायाधीश रहे उनको कार्यभार दिया जाता था
कार्यकारी राज्यपाल बनाया जाता। तो पहले परंपरा यही थी। तो पहले जगत नारायण न्याय हमारे चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट राजस्थान के, वेदपाल त्यागी जी भी रह चुके हैं, केडी शर्मा, इनको कार्यकारी राज्यपाल बनाए। हालांकि अब क्या परंपरा है, अब ये परंपरा चलती है कि पास के किसी भी दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता। तो ये तीनों हैं ऐसे हैं जो कार्यकारी राज्यपाल रह चुके हैं। अंशुमान सिंह भी जज रह चुके हैं, हालांकि ये मुख्य न्यायमूर्ति के तौर पर राजस्थान में नहीं रहे, और अंशुमान सिंह यहाँ पर कार्यकारी राज्यपाल के रूप में नहीं रहते। कुछ समय का इनका कार्यकाल था लेकिन कार्यकारी राज्यपाल नहीं थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? राज्यपाल नहीं रहा है ये पहचानना। हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर। देखो हरिदेव जोशी राज्यपाल रह चुके हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं है किस राज्य के राज्यपाल रहे, लेकिन ये राज्यपाल रह चुके हैं। मुझे इतना जरूर पता है, देखो इस सवाल में आप कट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जितना जरूर पता है कि भैरव सिंह शेखावत जो हैं ये कभी भी किसी भी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं। बाकी जगन्नाथ पहाड़िया बिल्कुल रह चुके हैं, शिवचरण माथुर भी बिल्कुल रह चुके हैं। हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पहाड़िया, शिवचरण माथुर तीनों कांग्रेस पार्टी से संबंधित रहे। भैरव सिंह शेखावत ऐसे थे जो हमने पढ़ा था कि पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। भैरव सिंह शेखावत ध्यान देना उपराष्ट्रपति पद को धारण कर चुके हैं। उपराष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे आपको ध्यान में हो तो 2002 से 2007 ये देश के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। पहले मुख्यमंत्री बने थे, 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद देश के उपराष्ट्रपति भी बने थे भैरव सिंह शेखावत। क्लियर है? यानी अगर हम देखें तो राजस्थान से ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं भैरव सिंह शेखावत। इसके बाद उन्होंने, आपको अगर याद हो नहीं है तो मैं बता देता हूं, 2007 से राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था। इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन चुनाव में हार गए थे। किससे हार गए थे? इनके विरुद्ध जो जिन्होंने चुनाव लड़ा था वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो कि पहले राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी थी और वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी फिर 2007 में। क्लियर है? तो ये फैक्ट आपको भैरव सिंह शेखावत के बारे में पता रहना चाहिए। 2002 से 7 में उपराष्ट्रपति थे देश के, 2007 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा लेकिन ये जीत नहीं पाए थे क्योंकि उस समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी और श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी थी और ये भारतीय जनता पार्टी इनकी तरफ से प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्रपति वही बनता जिनका सत्ता में यहाँ पर संख्या ज्यादा हो, सीटों की संख्या ज्यादा हो, सरकार में जिनकी सीटें ज्यादा हो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था? जोगिंदर सिंह, बलीराम भगत, मदन लाल खुराना, अंशुमान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मदन लाल खुराना। ठीक है, मदन लाल खुराना पहले राज्यपाल बन गए थे, बाद में ये वापस दिल्ली चले गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री के चुनाव में की दौड़ में वापस सक्रिय राजनीति पर। राज्यपाल नॉर्मली किसको बनाया जाता है? राज्यपाल भी कोई राजनेता ही होते हैं, सामान्यतः। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई राजनेता हो, पर सामान्यतः बहुत सारे राजनेताओं को जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनको राज्यपाल बना दिया जाता है। राज्यपाल बना दिया इनको भी, फिर बाद में इनको वापस से चुनाव लड़ने का मन हुआ, वापस से राज्यपाल का पद पे त्यागपत्र देके वापस दिल्ली चले गए। तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने वाले जो पहले थे वो मदन लाल खुराना ही थे। क्लियर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मदन लाल खुराना। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? हमने पढ़ा था कि जो भी राजस्थान के महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, राजस्थान के या कोई भी राज्य के पदाधिकारी, राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं होती? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री? बिल्कुल करता है, ये तो सही जवाब है। राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अब मुझे बताइए कि न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? क्या राज्यपाल करता है? नहीं, न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल। इसके बाद आप देखेंगे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, मानवाधिकार आयोग का सदस्य हो, चाहे अध्यक्ष हो, इनकी नियुक्ति राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है? राजस्थान के राज्यपति कुलाधिपति होते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत कंफ्यूजन करने वाला सवाल, कंफ्यूजिंग सवाल था ये आरएस में पूछा जा चुका है इसलिए मुझे याद है। किसके कुलाधिपति होते हैं? कुलाधिपति होते हैं, कुलपति नहीं होते। कुलपति तो जिसको हम वाइस चांसलर कहते हैं वो कुलपति तो होते हैं अलग अलग जो भी विश्वविद्यालय। जो राज्यपाल होता है सभी राज्यों का कुलाधिपति होता है, विश्वविद्यालयों का। तो क्या सभी राज्य विश्वविद्यालय का होता है? यह बात तो ठीक है, सभी राज्य विश्वविद्यालय का होता है। ऑप्शन बी देखिए, सभी राज्य विश्वविद्यालयों का भी तथा राज्य में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों का। ध्यान रखना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति
राज्यपाल नहीं होते, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय होते ही यहाँ से ये कट हो जाएगा। सभी राज्य और निजी विश्वविद्यालयों के, निजी विश्वविद्यालयों का भी यहाँ पर नहीं होंगे। सभी राज्य विश्वविद्यालय, राज्य में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय, केंद्रीय आते हैं निजी आते हैं, यहाँ से कट हो जाएगा ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी कट, ये ऑप्शन भी कट, यानी केवल और केवल राज्य के विश्वविद्यालयों के ये कुलाधिपति होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी राज्यों में जो विश्वविद्यालयों में डिग्रियां जब बांटने काम होता है, राज्यपाल वहाँ पर आते हैं, डिग्रीज भी वहाँ पर देते हैं। ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन कितना है? राजस्थान के राज्यपाल नहीं, कोई सा भी राज्यपाल हो, राज्यपाल का एक संवैधानिक पद है और राज्यपाल का वेतन किसी भी राज्य में हो सब जगह फिक्स है, राजस्थान का चाहे कोई भी हो, राज्यपाल का वेतन। ठीक है, 1,10,000 है, सही आंसर है क्या? बिल्कुल, दिखने में तो सही लग रहा है। 3,50,000, 1,40,000, 1,25,000, बाकी सब 1 लाख 1 लाख के आसपास। एक ही ऑप्शन है जो 3 लाख दिख रहा है, तो इसको सही कर दें। देखो, पहले जो इसका सही आंसर था वो 1,10,000 था, राज्यपाल को 2018 से पहले 1,10,000 रुपये से 1,10,000 रुपये ही मिलता है, लेकिन 2018 में एक विधेयक लाया गया और जो भी संवैधानिक पदाधिकारी थे उनके वेतन बढ़ोतरी कर दी। पहले राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता था अब वो वेतन 5 लाख हो गया है। ठीक है, और जो इनको वेतन पहले 1,10,000, राष्ट्रपति को 1.5 लाख मिलता था, उनका 5 लाख हो गया, इनको 1,10,000 मिलता था, अब वो बढ़कर कितने हो गए? 3,50,000, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 3.5 लाख। बाकी का भी लिख देते हैं। राष्ट्रपति को कितना मिलता है? राष्ट्रपति को मिलता है, अब आप लिख सकते हैं 5 लाख। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है उपराष्ट्रपति। ध्यान देना, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है, इस नाते मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति। कितना मिलता है? 4 लाख। ठीक है, इसके लिए मैं इसको लिख भी देता हूं, राज्यसभा का सभापति, और वही उपराष्ट्रपति होता है, इस नाते उसको मिलता है, इस नाते उसको नहीं मिलता है। 4 लाख मिलता है। राज्यपाल को कितना मिलता है? 3.5 लाख। ठीक है, इसके बाद आप लेकर आ जाइए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको मिलता है 2,80,000। चीफ जस्टिस को मिलता है, अन्य जस्टिस को नहीं मिलता है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? अन्य न्यायाधीश को मिलेगा 2,50,000। और ये जो फिगर है ये एक इंपॉर्टेंट फिगर है क्योंकि इस फिगर में बहुत सारे पदाधिकारी आ जाते हैं। कौन कौन आ जाते हैं? अन्य न्यायाधीश में हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी आ जाएगा। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो अन्य न्यायाधीश को केंद्र में मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में मिलते हैं, वही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है। तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी यही वेतन मिलता है, 2.5 लाख रुपए। अगर मैं कहूँगा कि CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कितना मिलता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इतना ही मिलता है। मैं कहूँगा CAG को कितना मिलता है? तो CAG को भी इतना ही मिलता है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर हो गया, और भी संवैधानिक पदाधिकारी 1-2 पदाधिकारी और हैं जिनको भी यहाँ पर 2.5 लाख का वेतन ही मिलता है। तो ये 2.5 लाख का आप इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अब मैंने कहा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2.5 लाख मिलता है, तो अन्य न्यायाधीश को कितना मिलता है? और 25,000 कम कर दो, 2,25,000। तो ये मैंने जितने भी वेतन है ये सारे के सारे वेतन लिख दिए हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है? उसके तो हमने चर्चा भी नहीं की। तो याद रखना, जितना राज्यसभा के सभापति को मिलता है उतना ही लोकसभा के अध्यक्ष को मिलेगा। उसका मतलब यह है कि उसका वेतन भी कितना होगा? राज्यसभा सभापति के बराबर 4 लाख रुपए। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ जाते हैं। राज्यपाल पद पर नियुक्ति होने के लिए उपयुक्त योग्यताएं क्या है? ठीक है, योग्यता आपको याद रहनी चाहिए। योग्यता यहाँ पर आप देखेंगे तो अनुच्छेद 157 में आपको मिल जाएगी। वह किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं हो, क्या ये योग्यता है? ठीक है, हाँ, ये ऐसा होना चाहिए, इसकी योग्यता। अनुच्छेद 157 में पूरी तरह से कई बार ये सारी चीजें नहीं आती, लेकिन ये बात सही है कि वो किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं है। वह 23 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, क्या ये बात सही है? ये बात पूरी तरह से गलत है। उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बराबर ही 35 वर्ष होनी चाहिए, न कि 30 वर्ष। 30 वर्ष राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है। वह राज्य विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं हो, यह भी बिल्कुल सही। अगर है तो क्या है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसके रहते हुए कभी भी वो राज्यपाल नहीं बन सकता, उसकी शपथ नहीं ले सकता है। तो पहला और तीसरा यहां पर बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन होगा हमारा 1 और 3। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल के नाम से जारी होगी 154 सही है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति है तो योग्यताएं, क्या ये सही है? योग्यताएं अभी हमने पढ़ी थी, यहाँ पर 157 होनी चाहिए, इसलिए ये यहाँ पर गलत हो जाता है। इसमें जो लिखा हुआ है वो पदावधि के बारे में लिखा, उसका कार्यकाल कितना होता है फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्य की मंत्री परिषद देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद होगा, यह अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अगला सवाल, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कब तक प्रभावी रहता है? यही बात राष्ट्रपति के अध्यादेश पर भी लागू होती है, सिर्फ राज्यपाल का ही नहीं। 6 सप्ताह तक रहता है, 6 महीने तक रहता है। मैक्सिमम स्टूडेंट इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि 6 महीने रहता है कि 6 सप्ताह। कई जगह पढ़ते हैं 6 महीने रहता है, कई रहता है कि 6 हफ्ते तक रहता है। इसका सही आंसर क्या है? सवाल, इसका सही आंसर होता है विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 हफ्ता तक यह अध्यादेश प्रभावी रह सकता है, उसके बाद स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वास्तव में अगर हम एग्जैक्ट वर्डिंग देखें तो यह सही आंसर होगा। फिर 6 माह क्या है? 6 माह आपने पढ़ा होगा कि वो अधिकतम 6 माह तक हो सकता है, अध्यादेश अधिकतम 6 माह तक प्रभावी रह सकता है। ये फिगर कहां से आया? फिर ये फिगर इसलिए आया क्योंकि 2 सत्र होते हैं विधानसभा के सत्र। विधानसभा का जो सत्र होता है, सत्र 1 और सत्र 2, इन दो के बीच में 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। इन दो के बीच में 6 महीने से अधिक का गैप नहीं हो सकता है। अब मान लीजिए अध्यादेश होता क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। अध्यादेश एक तरह का कानून ही होता है। कानून कौन बनाता है? कानून हम जानते हैं कि विधानसभा कानून बना सकती है। अब मान लीजिए सत्र चल रहा है, विधानसभा में कानून बना दिया। अब मान लो कि सत्र चलना बंद हो गया, अब सत्र नहीं चल रहा, सत्र साल भर नहीं चलता है। अब जब सत्र नहीं चल रहा और कानून बनाने की जरूरत पड़ जाए तो कानून कौन बनाएगा? अचानक से, कई बार अचानक से, ये सिर्फ अचानक की बात कर रहा हूं, अचानक से कानून बनाने की तुरंत इमरजेंसी से कोई कानून लाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर कैसे लाएंगे? तो फिर नियम बनाया गया है कि अचानक से ये सारा सत्र बैठाना करना, उसमें पास करना बहुत मुश्किल काम है। तो सत्र के बीच में भी राज्यपाल अगर चाहे तो एक अध्यादेश जारी कर सकता है, मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करता है, वो अध्यादेश जारी कर सकता है और उसकी पावर कैसी होगी? उसकी पावर एक कानून के बराबर ही होगी। अब वो पावर क्या परमानेंटली चल सकती है कि नहीं? कानून बनाने का काम केवल और केवल विधानमंडल कर सकता है, संसद कर सकती है, राज्यपाल या राष्ट्रपति नहीं कर सकता। वो टेम्परेरी है, कितने महीने तक रह सकता है? तो बोला गया है कि जब तक अगला सत्र शुरू नहीं हो जाए, अगला सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह, यहां से सत्र शुरू हो गया, यहां से 6 हफ्ते और चल सकता है ज्यादा से ज्यादा। अगर यहां तक इस विधानसभा ने इस अध्यादेश को पारित नहीं किया तब इसको मान लेंगे भी ये निरस्त हो गया। अगर इसने पारित कर लिया तो ये कानून बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो विधानमंडल के सत्र शुरू होने के 6 हफ्ता तक ये चल सकता है। और ज्यादा से ज्यादा कितना चल सकता है? तो मैं ज्यादा से ज्यादा कह सकता हूं 6 महीना प्लस 6 हफ्ते। राइट आंसर तो ये होगा अधिकतम कितने महीना, क्योंकि हमें पता है एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में 6 महीने का गैप रह सकता है अधिकतम, और 6 हफ्ता और चल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ज्यादा से ज्यादा कोई भी अध्यादेश 6 महीने और 6 हफ्ते तक प्रभावी रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? विधानमंडल की बैठक शुरू होने से 6 सप्ताह तक, ये सबसे सटीक आंसर है। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177 और अनुच्छेद 173। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 176। अब यहाँ पर बात हो रही है विशेष अभिभाषण, कौन से आर्टिकल में लिखा हो? ये विशेष अभिभाषण क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि जो पहला सत्र होता है, प्रथम सत्र, चाहे संसद का हो चाहे यहाँ पर राज्य में विधानसभा का हो, जो पहला सत्र होता है उसको हमेशा राज्यपाल भाषण, वहां पर राज्यपाल का भाषण होता है। अगर ध्यान देना, अगर यहाँ पर 2 सदन है तो दोनों सदन साथ में बैठते हैं और वहां पर राज्यपाल अभिभाषण करते हैं। क्लियर हो गया? तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण होता है, उसको विशेष अभिभाषण बोलते हैं। इसको हम यह भी कह सकते हैं संयुक्त बैठक में अगर 2 सदन है तो उनका एक साथ संवेद दोनों सदनों पर संयुक्त अभिभाषण होता है राज्यपाल का। अगर एक सदन है तो एक सदन के लिए राज्यपाल का अभिभाषण होगा। प्रथम सत्र कौन सा? हर साल का प्रथम सत्र। एक तो हर साल का प्रथम सत्र जो होता है उसका अभिभाषण वहां पर वो देगा, और पहले चुनाव के पहला जो सत्र होगा उसमें भी वो भाषण देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 176। अगला सवाल,
यदि विधानसभा से पारित धन विधेयक राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता तो उसके पास कौन सा विकल्प है? अनुमति देना, नहीं देना, पुनर्विचार हेतु लुटाना, राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखना। ध्यान देना, वो न तो अनुमति रोक सकता है, न पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, न ही राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रख सकता है। धन विधेयक की बात आ गई। धन विधेयक चाहे संसद में हो चाहे राज्य में हो, बहुत पावरफुल होता है। राष्ट्रपति और न ही राज्यपाल उसको रोक सकता है, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। ये राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही जारी होता है। अगर कोई धन विधेयक है तो उसको अपनी अनुमति देना ही पड़ेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अपने कार्य और निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? स्वविवेक, ध्यान देना, यहाँ से स्वविवेक अनुच्छेद 163 में यानी संविधान के आर्टिकल 163 में स्पष्ट स्वविवेक की शक्ति के बारे में लिखा हुआ है। किसके? राष्ट्रपति के बारे में कहीं पर भी संविधान में स्वविवेक की शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री तो देखो अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वविवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है? प्रधानमंत्री तो अपने सारे कार्य स्वविवेक से कर सकता है, करता भी है। मंत्रिमंडल से परामर्श करें नहीं करें, लेकिन अब यहाँ पर आपके सामने कंफ्यूजन हो गया, राज्यपाल करे या प्रधानमंत्री? बिल्कुल प्रधानमंत्री करता है, सही जवाब है। लेकिन हमें चलना है संविधान के अनुसार, और संविधान में स्पष्ट अनुच्छेद 163 में स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग किया गया। इसलिए इसका सही आंसर हमें क्या मानना पड़ेगा? हमें मानना पड़ेगा राज्यपाल। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि स्वविवेक की शक्तियों का इस्तेमाल तो प्रधानमंत्री से ज्यादा तो कौन करेगा, लेकिन क्योंकि संविधान में उल्लेख नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में किसी भी अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख नहीं है प्रधानमंत्री के बारे में। इसलिए हम इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री नहीं कर सकते। हमें संविधान के अनुसार यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राज्यपाल। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला सवाल देखिए, किस मामले में राज्यपाल स्वविवेक उपयोग नहीं कर सकता? स्वविवेक का उपयोग नहीं कर सकता है राज्यपाल। राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को रखना, उसका संरक्षण करना, बिल्कुल यहाँ पर स्वविवेक से अपना निर्णय ले सकता है। जब किसी दल को बहुमत है तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति क्या अपने विवेक से करेगा? अगर उसके पास बहुमत है तो उसे उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा जिस उस बहुमत दल ने अपना नेता चुना है। अपने स्वविवेक से राज्यपाल यहाँ पर मुख्यमंत्री चुनाव नहीं कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा करना, बिल्कुल अपने स्वविवेक से कर सकता है। अगर मंत्रिपरिषद ने बहुमत खो दिया तो विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री को अपदस्थ करना, ये सारा काम अपने स्वविवेक से वो कर सकता है। मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के लिए मुकदमा दायर करने के संबंध में जो प्रथा है वह क्या है? राज्यपाल को अनुमति देनी पड़ती है, जरूरी नहीं है। राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक है, ऐसा भी नहीं है। राज्यपाल विवेक के आधार पर अनुमति का निर्णय करेगा। यह इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन कौन करता है? अभी हमने पढ़ लिया था। सामान्यतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? विधानसभा अध्यक्ष। ये नहीं करता है, गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति, बिल्कुल ये इसका सही आंसर है। हमें एक तरह से संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में अगर आप देखोगे तो अनुच्छेद 160 है इसके बारे में। अनुसार 160 क्या कहता है? 160 कहता है, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 160 राष्ट्रपति तय करता है। राष्ट्रपति तय करेगा कि किसको ये पदभार दिया जाएगा। पहले क्या होता था? पहले जैसे केंद्र में होता था कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ऐसे ही राज्य में भी अगर राज्यपाल का पद खाली है तो, क्योंकि यहाँ पर उपराष्ट्रपति जैसा कोई उपराज्यपाल का पद नहीं है। संघ में तो आप देखेंगे राष्ट्रपति नहीं होने पर उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। यहाँ पर क्योंकि उपराज्यपाल जैसा पद नहीं होता है तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति पहले बनते थे, लेकिन अब क्योंकि राष्ट्रपति तय करेगा ऐसा लिखा हुआ है तो राष्ट्रपति सामान्यतः अब ये करते हैं कि किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दे देते हैं। तो इसका सही आंसर जब ये नहीं लिख रहा हुआ है कि राष्ट्रपति ऐसा तय करेगा, तब इसका सही आंसर क्या लिखना है हमें? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति। भले ही ये भी लिखा जाए कि पड़ोसी राज्य का राज्यपाल, ऐसा जरूरी नहीं है। ये इसका पहला आंसर माना। फर्स्ट आंसर ये, सेकंड आंसर ये। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। न्यायिक मामलों में राज्यपाल को कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? एक, अपराध में दोषी व्यक्ति को माफी देना, बिल्कुल इसके पास ये शक्ति है। सजा में कमी करना, ये भी कर सकता है। मृत्यु दंड के मामले में माफी देना, ध्यान रखना, मृत्यु दंड को, मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है राज्यपाल। बाकी सारी सजा को कम कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। स्थगित कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। ये पावर उसके पास नहीं है, ये पावर केवल राष्ट्रपति के पास है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है? नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नहीं होते हैं, केवल राज्य विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं।
वह राज्य के किसी भी लाभ के पद को धारण कर सकता है, नहीं कर सकता है। संवैधानिक पदाधिकारी अपने लाभ के पद को धारण नहीं कर सकता है। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। ये बात हमने बिल्कुल पढ़ी थी जब हम थ्योरी कर रहे थे। उन्हें संविधान के अंतर्गत कोई भी स्व विवेक की शक्ति प्राप्त नहीं है। कौन सा कथन सही है? ये कथन तो गलत है। स्व विवेक की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है, हमने पढ़ा था, इसलिए ये भी कथन गलत हो जाता है। अब आप आंसर वैसे भी निकाल सकते हैं, इसका केवल आंसर केवल 3 हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? वो राजस्थान के राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, बिल्कुल है। राज्य विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, बिल्कुल है। रेड क्रॉस सोसाइटी का अध्यक्ष, अभी पढ़ा था, बिल्कुल सही है। अरावली प्रबंधन बोर्ड, एक ही बसता है, बिल्कुल अरावली प्रबंधन बोर्ड का अध्यक्ष राज्यपाल नहीं होता है। ऑप्शन डी इसके राइट आंसर होंगे। आप देख रहे होंगे कुछ कुछ नए अलग अलग तरह के सवाल आ रहे हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए राज्यपाल से संबंधित। आप सोच रहे होंगे अभी तो हमने बहुत थोड़ा पढ़ा, बिल्कुल ये कुछ नए सवाल आपके सामने आ रहे हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में होता है? मंत्री परिषद? नहीं, 356 लागे अब तो काय का मुख्यमंत्री और काय का मंत्री परिषद, मुख्य सचिव भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। क्या इसका आंसर राष्ट्रपति भी हो सकता है? तो सही आंसर तो ये होता है कि राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार अगर हम चले तो राष्ट्रपति शासन का मतलब ही है कि राष्ट्रपति का शासन हो गया। लेकिन राष्ट्रपति क्या वास्तव में राष्ट्रपति अपने हिसाब से चलाता है? राज्यपाल को इसीलिए नियुक्त कर रखा है राष्ट्रपति के एक एजेंट के तौर पर कि वो कार्य करता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो नाम तो राष्ट्रपति का रहता है कि राष्ट्रपति का शासन है, पर वास्तव में शासन वहां पर कौन करता है? राष्ट्रपति के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति करता है। यानी वास्तव में वहां पर काम करने वाला व्यक्ति कौन होता है? वहां पर व्यक्ति होता है राज्यपाल। राज्यपाल को इसीलिए नियुक्त किया गया है कि जब कभी भी राष्ट्रपति शासन लग जाए तो राष्ट्रपति के नाम पर शासन कौन करेगा? राज्यपाल। तो वहां पर राज्य का शासन किसके नियंत्रण में आ जाता है? राज्यपाल के नियंत्रण में आ जाता है। लेकिन संविधान में नाम किसका दिया हुआ है? कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम पर शासन कर रहे हैं राज्यपाल। क्लियर? राजस्थान के राज्यपाल कौन थे जिन्हें बर्खास्त किया गया? रघुकुल तिलक, एम चन्ना रेड्डी, हुकुम सिंह और संपूर्णानंद। देखो इसका सही आंसर होगा रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक के समय आपको पता होगा तो 2 बार राष्ट्रपति शासन रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे 1977 में भी, 1980 में और 1981 में, 1981 में इनको अपने पद से हटा दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो सही आंसर हो जाएगा रघुकुल तिलक। इसके पहले हमने पढ़ा था राजस्थान के पहले राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया था वो थे मदन लाल खुराना। अब देखो यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन इनके कार्यकाल में, ठीक है। सेकंड और थर्ड के समय ये थे, मैंने आपको बताया भी थे। सेकंड लगाता था वेदपाल त्यागी थे कार्यकारी, फिर रघुकुल तिलक थर्ड में भी है, और फोर्थ शासन में ये थे। यानी कि चारों राज्यपाल, आपको यहाँ पर चारों राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल कौन थे ये भी आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से कुछ सवाल थोड़ा सा अलग है, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगे राज्यपाल के अलावा वो भी मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए। राजस्थान से पहली महिला लोकसभा सदस्य कौन बनी थी? डॉक्टर गिरिजा व्यास, निर्मला कुमारी, उषा देवी मीणा, महारानी गायत्री देवी। आपको पता होना चाहिए राजस्थान से पहली महिला जो लोकसभा सदस्य बनी थी वो थी महारानी गायत्री देवी, जयपुर से। ये महारानी गायत्री देवी जयपुर की महारानी, सवाई मानसिंह जी की पत्नी महारानी गायत्री देवी। और राज्यसभा के सदस्य पूछे, राज्यसभा के लिए चुनी गई पहली महिला सदस्य राजस्थान से, तो वो थी श्रीमती शारदा भार्गव। ऑप्शन सी यहां से राइट हो जाएगा। 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा में से राजस्थान की सीटें कितनी थी? अभी आपको पता होना चाहिए राजस्थान की टोटल सीटें कितनी है लोकसभा में? 25 सीटें हैं। क्लियर है? पहले चुनाव में 1952 में कितनी थी? तो 1952 में यहां पर सीटें थी, ऑप्शन सी 20 सीटें थी। 20 से 25 सीटें कब हो गई? तो छठी लोकसभा, 6th लोकसभा में यहां पर जो सीटें थी वो 25 सीटें हो गई थी। पहले ध्यान रखना, पहले चुनाव में 20 सीटें थी, बाद में बढ़कर ऐसा नहीं होगा पहले 21वीं 22वीं 23वीं, सीधे 20 से क्या हो गई? 20 से 25 सीटें हो गई। अभी वर्तमान में 25 सीटें हैं कहां पर? लोकसभा में। 10 सीटें कहां पर है? राज्यसभा में। राजस्थान से लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए? 5, 6, 5, 7, 4। देखो अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? यहाँ पर सही आंसर होगा 4 सीटें। शेड्यूल्ड कास्ट SCs अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें? 4 सीटें। और ST के लिए कितनी है? ST के लिए राजस्थान से 3 सीट से। टोटल सीट कितनी है? टोटल सीट यहां पर 25 है लोकसभा में, इसमें 4 सीट SC के लिए है, 3 सीट ST के लिए है। ठीक है,
एससी के लिए आप देखें तो बीकानेर हो गई, अपनी गंगानगर हो गई। गंगानगर बीकानेर दोनों साथ साथ में है क्योंकि वहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है। एक इसके अलावा आप भरतपुर में है, और एक अपनी सीट और है, ये है उसी साइड में, जैसे सवाई माधोपुर करौली की एक लोकसभा सीट है, वहीं पर ये 4 सीट है। और एसटी की जहाँ पर बाहुल्य हो जनजाति समुदाय का, अनुसूचित जनजाति का, तो उसके लिए बांसवाड़ा तो पता ही है आपको, उदयपुर जनजाति की बड़ी संख्या है, और एक दौसा। तो इस तरह की 3 सीटें हैं जो एसटी की राजस्थान में है। रिजर्वेशन है कि यहाँ से केवल यही समुदाय से चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रहने चाहिए। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? कई बार इसका आंसर 25 लगा देते हैं, कई बार 10 लगा देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? 35। कैसे? 25 संसद की बात हो रही है, लोकसभा राज्यसभा की नहीं। तो 25 + 10 कितने हो गए? 35। लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमने 35 सवाल लिए इसमें। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? बांसवाड़ा नहीं है, जोधपुर नहीं है, जयपुर नहीं है, बाड़मेर और जैसलमेर। वहां पर पॉपुलेशन कम है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा यही हो जाता है, बाड़मेर और जैसलमेर, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से रखा जाता है। और क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या बहुत छितरी हुई है, बिखरी हुई है, तो बड़ा क्षेत्र लेना पड़ता है, तब जाकर वो जनसंख्या का कोटा पूरा होता है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान का हो जाता है बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कुछ राज्यपाल से जुड़े हुए थे। कुछ राजस्थान के हमने जैसे लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य महिला के तौर पर ले लिया, सीटों की संख्या ले लिया, ये सवाल भी मैंने ऐड कर दिए। ये बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी, इसको भी अगर आप करें तो काफी कुछ सवाल ऐसे हैं जो एग्जाम में यहाँ पर इससे जुड़े हुए या इसके आसपास भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्नोत्तरी में हम आगे और बात करेंगे मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।